रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। क्या बोल रहा है जी मोहम्मद रेयान? जी मोहम्मद रेयान, यस सर। क्या बोल रहा था अभी? नथिंग सर। सर वो रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस बता, उसी को रिपीट किया सर। तुम वही बोल रहे थे कि वो बोलबे नहीं करेगा, क्या नहीं बोलेगा? सर वो अपने दोस्त को बोल रहे थे सर। कौन दोस्त को बोल रहे थे? यहाँ पे सर तुम बगल में। हाय हेलो दोस्त से करने आए हो या नो दोस्त सर, को नो कर सर, रहे नो सर, नो सर, हैं? नो सर, सॉरी सर। क्या सॉरी सर? तुम किसको बोले हो पहले? नहीं सर अपने बोलेगा? दोस्त को बोले थे सर। सब सर बगल उसके में दोस्त साथ थे। में कोई था सर, उसी को सर बोला मेरे था साथ वो। में था एक दोस्त, उसी को बोले हैं। तुम वीडियो ऑन करो तो अपना। यस सर। इसको लाइव कर दें? यस कर सर। यस सर, कर दीजिए। अभी रिकॉर्डिंग में है। नहीं सर, लाइव कर दे सर, वो डायरेक्ट स्ट्रीम हो जाएगा तो बाद में अपलोड भी नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तो हो ही जाएगा, दोनों एक ही बात है। लेकिन अरे चलो अगले क्लास में इसको रहने देते हैं, ओके सर। क्योंकि अब वीडियो ये कर दिए, उसको ऑफ करना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ तक हम लोग का हो गया था। यस सर कंपाइलर डालना बताएंगे सर। ठीक, कोई आपके पास क्वेरी है? कोई क्वेरी है? नो सर, आज डाउनलोड करने के लिए बताएं सर। ठीक है, तो जो सी लैंग्वेज है ये एक्चुअली एक ओपन सोर्स है। सर एक प्रॉब्लम था। बोलिए बोलिए। सर जैसे पाइथन में कई सारा फ्रेमवर्क है कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए, उसी तरह सी लैंग्वेज में भी कुछ फ्रेमवर्क है या फिर सिर्फ मेन से ही काम चल जाता सी फ्रेमवर्क, सी के लिए स्पेशली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सी बहुत सारे फ्रेमवर्क का सपोर्टिव लैंग्वेज जरूर है। ठीक है, है? मैं स्पेशली ये कहूँ, ठीक है, कि इसका कोई फ्रेमवर्क आता है, फ्रेमवर्क तो नहीं आता है, आईडीई बहुत सारा आता है इसका। ठीक है, जिसको आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। ओके, और ये लैंग्वेज जो है ना, क्योंकि कोर लैंग्वेज है ना बहुत सारे लैंग्वेजेस का, तो ये बहुत सारे लैंग्वेजेस के द्वारा सपोर्टिव लैंग्वेज भी है। जैसे आप जावा पढ़ेंगे ना, तो जावा में कहता है कि आप सी का भी कोड लिख सकते हैं, सी प्लस प्लस का भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्हीं में उनको डेवलप किया गया था। ठीक है, तो दूसरे लैंग्वेजेस के तौर पे हो सकता है उनका फ्रेमवर्क हो, तो उनके फ्रेमवर्क में हम सी का इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि वो जावा सपोर्ट कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो ऐसे है, डायरेक्ट रूप से कोई फ्रेमवर्क है ऐसी जानकारी मेरे को नहीं है। ठीक है, कि स्पेशली सी के लिए कोई फ्रेमवर्क डिजाइंड है। ठीक है, और मेरे को नहीं लगता है कि कोई फ्रेमवर्क होगा। ओके, यस सर। ठीक। सर अगर सी में अगर कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना हुआ तो सिर्फ इसी मेन का यूज करके बनाया जा सकता है? हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, हमने आपको बताया कि सी जो है वो 1972 में इन्वेंट हुआ। जिस समय सी इन्वेंट हुआ उस समय CY का कंसेप्ट था। ठीक है, ओके, लेकिन सी एक पावरफुल लैंग्वेज के तौर पे उस समय उभरा,
क्योंकि इसमें एप्लीकेशन और सिस्टम दोनों तरह के की जा सकती है। ठीक है, साथ साथ ये लो लेवल सपोर्टेड है। ओके, तो सी में डायरेक्ट रूप से बहुत सारे फीचर नहीं मिलते हैं, जैसे ग्राफिक्स का फीचर नहीं है, जीयूआई का फीचर नहीं है, डेटाबेसेस को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, ऐसे कई चीजें हैं जो सी के साथ डायरेक्ट रूप से नहीं होता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते, कभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसी सी का इस्तेमाल करके मान लीजिए जावा बनाया गया। ठीक है, तो जावा तो डाटाबेस को सपोर्ट करता है, तो जाहिर बात है उसके डेटाबेस सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी जावा की वो भी तो सी में ही लिखा गया होगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो सबको समझ में आ रही बात? यस। ठीक है, यस सर। तो बहुत सारे फीचर को ये सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये कहता है चूंकि मैं एक मदर लैंग्वेज हूँ और मेरे में आप हर चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो चीज नहीं भी हो रहा है ना, तो आप उसको इन्वेंट करके कर सकते हैं। नहीं, जैसे जीयूआई का नहीं है प्रोग्रामिंग, पर फिर भी ग्राफिक्स आप यूज करके इसमें माउस को एक्टिवेट करके लाइन को ड्रॉ करके आप विंडो क्रिएट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, आप चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप ठीक है, ये सब आप बनाना पड़ेगा, यानी यूज बाद में होगा, पहले क्या करना होगा आपको? इन सब चीज को क्रिएट करना होगा, क्रिएट करना होगा। यानी जीयूआई नहीं है तो जीयूआई पहले क्रिएट कीजिए एंड देन आफ्टर यूज कीजिए। आप क्यों करेंगे आज के डेट में, जब आपको ऑलरेडी बहुत सारे जीयूआई लैंग्वेजेस मिल रहा है, आपको .NET मिल रहा है, बेबी .NET मिल रहा है। ठीक है, आपको जावा मिल रहा है, आपको पाइथन मिल रहा है। आप एक बार आइएगा यहाँ पे इन्वेंट करने के लिए, आपको विंडो पहले इन्वेंट करना होगा, चेकबॉक्स पहले इन्वेंट करना होगा आपको सी में, तब जाके यूज कीजिएगा। वहां ऑलरेडी दिया हुआ है, इन्वेंटेड है, सिर्फ आपको यूज करना है। ठीक है, तो वही चीज है। तो हम ऐसा नहीं है कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसमें सब चीज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे चीज को पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा, देन आफ्टर आपको यूज करना होगा। ठीक है, और चूंकि मैंने कहा ना कि क्रिएशन कभी खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे आपकी थिंकिंग पावर कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा आप एक नया, ठीक है, एक नया ढूंढने, एक नया करने की कोशिश में लगे रहेंगे। और जब जब नया आप करने की कोशिश में लगे रहेंगे, वहां पे सी लैंग्वेज R&D के तौर पे सबसे ज्यादा यूटिलाइज किया जाए। ठीक है, और उसका कारण ये भी है कि हाई लेवल भी है और ये लो लेवल भी है, एंड दैट्स व्हाई इट इज मिडिल लेवल। इसके मिडिल लेवल होने की वजह से, ठीक है, इसका इस्तेमाल वाइडली किया जाता है। क्लियर? यस सर। ठीक है, और सर कोई एक क्वेरी? क्वेश्चन था सर। हम्म, सर जैसे पाइथन में हम लोग उसे कोड करने के लिए पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, तो ऐसे सी में भी कुछ है क्या सर? तो अभी तो बता ही रहे थे, पिछले क्लास में भी बताए थे कि बिल्कुल आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सर Yes, कौन sir. सा, एक बार बता दीजिएगा फिर से। सर वो सी आपने रेकमेंड किया। ठीक है, तो वही उसी पॉइंट पे तो अभी हैं। ठीक है, ओके। सर योर पीसी इज नॉट इन चार्जिंग मोड सर, बैटरी लो, मे बी शट डाउन। अच्छा, बैटरी लो बता रहा है, एक मिनट। यस सर। हम्म, ठीक है, अभी तो सही हो गया। ओके, तो सी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर शुरू से ही रहा है। ठीक है, पहले हम लोग जान लें कि सी जो था, सी शुरू से ही एक फ्री सोर्स में रहा है। जो सी का कोड है, ठीक है, ये फ्री सोर्स में रहा है। ठीक है, यानी 1972 से। लेकिन समय के साथ साथ नो, चूंकि फ्री सोर्स रहा है, लोग इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इसके जो ओरिजिनल स्टेटस था ना, जैसे जो ओरिजिनल इंस्ट्रक्शंस था, ठीक है, वो भी धीरे धीरे ना हाइड होना शुरू हो गया। ठीक, तो AT&T बेल्स लैब ने सोचा कि भैया मेहनत करके हम बनाए और मेरे ही चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है और मेरा ही वजूद खतरे में पड़ रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा था कि आप फ्री सोर्स तो कर दिए हैं,
आपने कोई रिस्ट्रिक्शन तो दिया नहीं, कोई स्टैंडर्डाइज तो आपने कराया नहीं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज का स्टैंडर्ड अगर हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, जिसको आप ट्रेडमार्क, रजिस्टर, इस तरह से कुछ जानते हैं, ठीक है, तो आप उसको यूज तो कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रारूप, उसके फॉर्मेट में किसी तरह का आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, उसके फॉर्मेट को कॉपी करते हैं, ठीक है, तो आपको पेनल्टी हो सकती है, ओके, आप पे क्लेम किया जा सकता है। तो सी शुरू में AT&T बेल स्लैब ने जब वर्ल्ड को दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बस था, सब कोई यूज करने लगे हैं, सब कोई सी को अपने अपने तरीके से हैंडल करने लगा। धीरे धीरे इसके जो ओरिजिनल स्टेटस है, ठीक है, ये रियलाइज किया है कहीं ना कहीं इसका ओरिजिनल स्टेटस जो है वो बदल रहा है। तो अगर वही बदल जाएगा तो इसका मतलब सी अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन अलग अलग होने लगेगा, ठीक है। ऐसा ना हो तो सी को 1989, मतलब बताइए 72 में इन्वेंट हुआ, करीब 17 साल के बाद, ठीक है, आंसी कॉरपोरेशन ने, आंसी जो कि कंप्यूटर के लिए स्टैंडर्ड डिफाइन करती है, और आस्की कोड इसी का दिया हुआ, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसने सी को स्टैंडर्डाइज किया, और तब से सी किस नाम से जाने जाना लगा? किस नाम से हम जानते हैं? ANSI आंसी सी, यानी सी को हम लोग अब किस नाम से जानते हैं? आंसी सी। आंसी सी, ठीक है। यानी इसके पहले तक सी सिर्फ सी था। क्यों था? फ्री सोर्स था, स्टैंडर्ड नहीं था। और बाद में 1989 में आंसी ने इसके लिए क्या डिफाइन किया है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? इसके जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, उसका जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है, जो स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा फ्यूचर में। फ्री सोर्स आज भी है, ओपन सोर्स आज भी है, आप इसे यूज कीजिए, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई इसके कई वेंडर हुए, लेकिन किसी भी वेंडर से आप सॉफ्टवेयर यूज कीजिए, प्रोग्राम लिखने का तरीका सब जगह क्या होगा? सारे जगह प्रोग्राम लिखने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? एक जैसा होगा। क्या होगा? एक जैसा होगा। मैंने जो बोला वो समझ में आ रही है आपको बात? यानी आंसी सी स्टैंडर्डाइज हुआ 1989, ठीक है। उसके बाद इसके कई वेंडर्स हुए जो आप तक पहुंचाए इसको, वेंडर्स। जैसे गैस, पिछले क्लास में इंडियन गैस वगैरह का बता रहे थे, LPG गैस का, इसमें से एक वेंडर है, ठीक है, बोरलैंड, ठीक है। इस तरह से कई होंगे। ये बोरलैंड कॉरपोरेशन आपको इस सी को प्रोवाइड करता है, किस नाम से? टर्बो सी के नाम से, ठीक है। और मैं यही यूज करता हूं, और मैं आपको प्रेफर कर रहा हूं, ठीक है, कि आप भी यही यूज करें। वैसे आप कोई दूसरा भी यूज कर सकते हैं, आपको मार्केट में डेव सी और भी कुछ कुछ मिल जाता है, देख लीजिएगा। विजुअल स्टूडियो पे यूज नहीं कर सकते हैं सर? कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके ओरिजिनल जो इसका, क्योंकि CUI मोड है ना, ठीक है, तो CUI मोड में इसके ओरिजिनल लुक में रहने के लिए, इसके सारे फीचर्स को, ठीक है, आसानी से करने के लिए बेहतर विकल्प है कि हम लोग किस पे काम करें? टर्बो सी पे काम करें, ठीक है। Yes, sir. तो सी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओके। This is provided by various vendors, ठीक है। और अलग अलग वेंडर से अलग अलग नाम आता है, जैसे एक में आता है टर्बो सी, बोरलैंड, सॉरी, डेव सी, कोड ब्लॉक। बहुत लोग कोड ब्लॉक में भी यूज करता है,
टैब सी या C++ करके आता होगा, ठीक है। कोड ब्लॉक भी कुछ लोग यूज करते हैं, ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर। वॉइस क्लियर नहीं है। अच्छा एक मिनट, अच्छा एक मिनट, जा होल्ड होल्ड होल्ड। यहाँ पे सीमेज 2 पकड़ता है कि सीमेज पकड़ता है? इस पे नेटवर्क यहाँ कहाँ है? नहीं है तो उसका हम क्या इलाज करें? पकड़ेगा छोड़ेगा। 5G 5G 3.2 तो बता रहा है। वहाँ नीतीश सर वाला जगह पे बैठ जाओ, वहाँ पकड़ेगा। हेलो, अभी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक। तो इसमें बहुत सारे वेंडर्स हैं, ठीक है। अलग अलग किन्हीं का भी आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक। ETC लिख देते हैं, बहुत सारा मिलेगा। हम लोग यूज जो करेंगे वो किसका यूज करेंगे? टर्बो सी। आप और अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम लिखने का तरीका सब जगह एक ही रहेगा, क्योंकि हम लोग ANSYS C इस्तेमाल कर रहे हैं और रिकॉग्नाइज स्टैंडर्डाइज हो गया है, इसलिए प्रोग्राम के फॉर्मेट में कोई भी प्रोवाइड कर रहा है वो फॉर्मेट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। मेन हमको हर जगह लिखना है, प्रिंटफ स्कैनफ हर जगह इस्तेमाल करना है, तो हर जगह करना है, उसमें कहीं कोई चेंज बदलाव नहीं हो सकता है। इसलिए किसी एक में सीखिए, बाकी सब में काम करेगा। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं। ये तो हुआ इसके सॉफ्टवेयर पे। अब आते हैं सी का थोड़ा सा आर्किटेक्चर देखते हैं। आर्किटेक्चर का मतलब है कि काम करता कैसे। सी इंटरप्रेटर बेस्ड है कि कंपाइलर बेस्ड है? कंपाइलर बेस्ड। कंपाइलर तो हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स कोड। सोर्स कोड एक तरह का फाइल होता है, टेक्स्ट फाइल होता है, लेकिन डायरेक्ट रूप से इसको हम टेक्स्ट फाइल नहीं कहेंगे, प्रोग्राम टेक्स्ट फाइल कहेंगे, ठीक है। कोड टेक्स्ट फाइल कहेंगे, और इसका एक स्पेसिफिक अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग एक्सटेंशन होता है। और यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन क्या होगा? ठीक है, यानी कोई भी फाइल नेम आप दे, ठीक है, उस फाइल नेम का एक्सटेंशन क्या होगा? .c। ठीक है, क्योंकि डॉस बेस्ड है तो फाइल नेम जो होता है आई थिंक 8 कैरेक्टर मैक्सिमम लेगा आपको। कितना बड़ा लेगा फाइल नेम? 8 कैरेक्टर। अगर आप ज्यादा भी दीजिएगा तो उसमें से 8 निकाल लेगा शुरू का, बाकी सब छोड़ देगा। तो सेव करते समय, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि बहुत बड़े बड़े नाम देंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, अब इस सोर्स कोड को हम किसको देते हैं? कंपाइलर को। किसको देते हैं? सी कंपाइलर। सी कंपाइलर को। सी एक कंपाइलर है, ठीक है। ओके, तो ये सोर्स कोड हमारा सी कंपाइलर फॉलो करता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंपाइलेशन। क्या कहते हैं? कंपाइलेशन। नहीं, इस प्रोसेस को नहीं, एक और जुड़ जाएगा इसमें। हम जैसे ही कंपाइलर को देते हैं, कंपाइलर हमारे टेक्स्ट बेस्ड लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया हुआ है कि जितने भी हम लैंग्वेज यूज करते हैं, हर एक लैंग्वेज का अपना ग्रामर और डिक्शनरी होता है। हम जो कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, हम जो कुछ भी लिखते हैं वो उस लैंग्वेज के ग्रामर और डिक्शनरी के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए तो आपको पढ़ाया जाता है, इसीलिए तो बुक्स दी जाती है। जो हम लिखते हैं
और जब हम उसे कंपाइलर के पास भेजते हैं तो कंपाइलर उसे अपने डिक्शनरी और ग्रामर से क्या करता है, मैच करता है। और जैसे ही वो प्रॉपर मैच हो जाता है, ठीक है, वो एक, चूंकि जो कंपाइलर है ये भी तो किसी लैंग्वेज में ही लिखा गया होगा ना, और सबका कोर लैंग्वेज कौन है, असेंबली। सबका कोर लैंग्वेज कौन है, जितने भी लैंग्वेज है उनका कोर लैंग्वेज अगर पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे, असेंबली। क्या जवाब देंगे, असेंबली। ऐसे ही हम कंपाइलर को देते हैं, कंपाइलर फॉलो करता है और एक स्पेशल फाइल तैयार कर देता है, ठीक है। जो सोर्स कोड लिखे होते हैं ना वो बदल जाता है किसमें, ऑब्जेक्ट कोड और इसका एक्सटेंशन क्या हो जाता है, डॉट ओबीजी। यानी जो भी आप फाइल नेम दिए थे, फाइल नेम तो वही रहेगा, उसका एक्सटेंशन बदल गया ओबीजी। ओके। और ये ऑब्जेक्ट कोड कुछ नहीं है, ये असेंबली है। क्या है, असेंबली कोड है, हम इसे समझ सकते हैं असेंबली कोड। इस प्रोसेस को कंपाइलेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाइलेशन। कंपाइलेशन, ठीक है। ओके। इसको हम लोग जो टर्बो सी में काम करेंगे या और भी कहीं पे काम करेंगे तो मेनू से भी कंपाइलेशन करते हैं। ये एक शॉर्टकट की दिया जाता है जिसमें अल्ट प्लस F9 का इस्तेमाल करता है। मैं टर्बो के अनुसार बता रहा हूँ, किसके अनुसार, टर्बो। ठीक है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंपाइलेशन हो जाएगा। यानी क्या बन जाएगा, कौन सा फाइल तैयार हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फाइल। अगर कोई एरर ना हुआ तो, अगर कोई एरर ना हुआ तो, और अगर इसमें एरर होगा तो ये ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनेगा, ठीक है। ओके। अब इसके बाद हम दोबारा इस ऑब्जेक्ट कोड को रन करने के लिए देते हैं, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट कोड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, जब तक ओएस तक नहीं पहुंचेगा वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो हम दोबारा इस ऑब्जेक्ट कोड को, ठीक है, रन कराते हैं, तो फिर हमारा कंपाइलर एक्टिव होता है। ठीक है। अब ये असेंबली कोड को ये फॉलो करता है और इसमें कुछ और चीज ऐड कर देता है और एक फाइल बना देता है जिसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड। और इसका एक्सटेंशन हो जाता है, वही फाइल नेम होता है .exe। ठीक है। ओके। और ये exe कोड एक ऐसा कोड होता है जिसे डायरेक्ट फॉलो किया जाने लगता है, किसके द्वारा, OS द्वारा। यानी ओएस इस कोड को पढ़ के रन करने के लिए तैयार है। तो हकीकत में प्रोग्रामिंग जो रन होता है समझते हैं कि सी में हो रहा है, पर कर कौन रहा है, ओएस क्योंकि कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, ओएस के। ठीक है। ओके। और ओएस जो लिखा जा रहा है वो किसके अकॉर्डिंग लिखा जा रहा है, प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। ठीक है। ठीक। अब को रिलेट हो सकता है कि कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम सोच रहा है, ठीक है, और वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम इस आर्किटेक्चर पे नहीं होगा तो उसके अनुसार वो नया आर्किटेक्चर बना रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है कि कोई नए आर्किटेक्चर पे कोई सीपीयू बन रहा है, ठीक है। जैसे आप सुनते हैं कि आजकल 11nm 7nm ये सब सुनते हैं ना आर्किटेक्चर, यस सर। ठीक है। तो अगर उस आर्किटेक्चर पे अगर सीपीयू बन रहा है तो हो सकता है उसके अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी उसके अनुसार बना रही है, या चेंज कर रही है, या अपग्रेड कर रही है।
ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रन। क्या बोलते हैं? रन। यहां से यहां तक के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रन। रन बोलेंगे। ठीक है, और इसके लिए हम लोग जो शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे वो होगा CTRL प्लस F9 हालांकि इसमें दोनों होता है, इसका मतलब सिर्फ रन नहीं होता है, कंपाइल एंड रन होता है। तो अगर कंपाइलेशन पहले से है तो CTRL F9 रन कर देगा, और अगर कंपाइलेशन पहले से नहीं है तो पहले कंपाइल करेगा और फिर क्या करेगा? रन करेगा। रन करेगा। पॉइंट क्लियर? यस सर। यस आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत। सर एक दफा और बता दीजिए ना शॉर्ट में। ठीक, थैंक यू सर। इसमें कहीं कोई किसी को कोई प्रॉब्लम इस आर्किटेक्चर में? एक बार एक बच्चा बोल रहा है कि एक बार और बताइए। पाइथन में भी आप सोर्स कोड लिखते थे, एक्सटेंशन क्या बनता था? .py तो यहाँ भी सोर्स कोड, हर लैंग्वेज में सोर्स कोड होगा, और जो सी का सोर्स कोड होगा उसका क्या है? एक्सटेंशन .c। और सी एक कंपाइलर है, ठीक है। तो जब हम कंपाइलेशन करेंगे, कंपाइलर में दो फेज होता है, एक कंपाइल करना और एक रन करना, जबकि इंटरप्रेटर में एक ही फेज होता है, सीधे रन करना। वहां हम कहाँ कंपाइलेशन की बात किए थे? पाइथन में कभी किए थे हम लोग को कंपाइलेशन की बात? सिंगल लाइन होता था ना, इसीलिए सिंगल लाइन होता था, लाइन बाय लाइन। यहाँ कहता है कि नहीं, पहले तो आपके सोर्स कोड को फॉलो करके क्या बनाएगा वो? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे ही हम सी कंपाइलर को हम कहते हैं कि ये सोर्स कोड है, तुम इसको फॉलो अप करो, तो सी कंपाइलर हमारे लिखे गए सोर्स कोड को फॉलो अप करता है और वो क्या किस में कन्वर्ट कर देता है? ऑब्जेक्ट कोड। और जैसे सोर्स कोड का फाइल एक्सटेंशन .c होता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट कोड जो बनाता है उसका एक्सटेंशन क्या बदल देता है? .obj। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट। ओके, इस प्रोसेस को यानी सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड बनना, ठीक है, सोर्स फाइल से ऑब्जेक्ट फाइल का बनना, इस प्रोसेस को नाम दिया गया है कंपाइलेशन। क्या कहा गया है? कंपाइलेशन। ठीक है, ये कैसे होगा? तो सर सी में टर्बो में हम लोग करेंगे Alt F9 से। कैसे करेंगे? Alt F9 लिखेंगे तो हम F9 यही, ठीक है, ये लिख के Alt F9 दबाएंगे तो ये बन जाएगा। हाँ, अगर इसमें एरर होगा तब ये नहीं बनेगा। अगर ग्रामर डिक्शनरी से मैच नहीं किया तो ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनेगा। क्लियर? अब बन गया ऑब्जेक्ट फाइल तो क्या ये रन कर जाएगा? नहीं। अब इसका दूसरा फेज है, ठीक है, यानी कि जो भी कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज होते हैं दो फेज में काम करते हैं। पहला फेज होता है कंपाइलेशन और दूसरा फेज क्या होता है? रन। ठीक है, तो आप सिर्फ कंपाइलेशन करके भी होल्ड करा सकते हैं, रन बाद में कराइए जब मर्जी हो, या आप दोनों कंपाइलेशन और रन दोनों एक साथ भी कर सकते हैं अगर आपने पहले से कंपाइलेशन नहीं कराया। इसीलिए मैंने बोला कि कंट्रोल F9 जो है, अगर पहले से कंपाइलेशन है तो ये सीधे रन करेगा, पहले से कंपाइलेशन नहीं है तो पहले कंपाइल करेगा और फिर क्या करेगा? रन करेगा। तो इसका मतलब सिर्फ कंपाइल होता है, इसका मतलब सिर्फ कंपाइल होता है, और इसका मतलब कंपाइल प्लस, ठीक है, एंड रन दोनों होता है। ठीक है, अगर कंपाइल पहले से है तो ये इग्नोर हो जाएगा, तो सिर्फ क्या करेगा? रन। रन। ठीक, अब है कि सर ऑब्जेक्ट कोड बन गया तो क्या हो गया? तो कहता है कि अब रन कराइए। रन कराने का मतलब क्या है? इस ऑब्जेक्ट कोड को किसको प्रोवाइड कीजिए? ओएस को। तो ओएस कहता है कि हम ये ऑब्जेक्ट कोड तो फॉलो करते हैं क्योंकि असेंबली में लिखा गया है, लेकिन हमको ना कुछ ऑब्जेक्ट कोड के साथ साथ कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस आपको जोड़ के देना होगा, जिसको नॉर्मली मशीन इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मशीन इंस्ट्रक्शंस। यानी इन आपके स्टेटमेंट में कहाँ इनपुट हो रहा है, कौन आउटपुट हो रहा है, ये कुछ और आपको ऐड करना होगा। ये ऐड करने का भी काम किसके पास होता है? सी कंपाइलर के पास होता है।
जैसे ही हम रन करते हैं वो ऑब्जेक्ट कोड को फॉलो करता है और इसमें कुछ मशीन बेस्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी इसी असेंबली कोड के साथ कुछ मशीन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, को ऐड कर देता है और जो नया फाइल बनाता है दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है, ओके। और ये एक ऐसा कोड होता है जिसको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट फॉलो करके रन करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो आपके EXE कोड को फॉलो किया, लाइन बाय लाइन रन किया, ठीक है, काम हो गया। ओके, तो कंपाइलेशन कराने के लिए Alt+F9 और रन करने के लिए यानी यहां से ऑपरेटिंग सिस्टम तक जाने के लिए क्या, Ctrl+F। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सर लिंकर और लोडर क्या है? लिंकर और लोडर थोड़ा सा इसको बिल्कुल बता देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि आप समझ भी पाएंगे ना, भी थोड़ा दिक्कत भी होगा। खैर, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, लिंकर और लोडर का काम जो है ना वो रन करते समय है। किस समय है? ये जो EXE कोड जो आप बोल रहे हैं ना, इसी जगह पे दो चीज ऐड होते हैं, एक होता है लिंकर और एक होता है लोडर। ठीक है, जैसा कि आप पाइथन में जानते हैं कि पाइथन में फंक्शंस आप बनाए हुए हैं। ठीक है, यहाँ भी फंक्शंस हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ भी हम लोग फंक्शन बना सकते हैं। तो एक ही फंक्शन को हम कई बार रीयूज करेंगे। ठीक, तो फंक्शन का जो नेचर होता है वो ये होता है कि जब उसको इन्वोक किया जाता है, ठीक है, तो वो मेमोरी में लोड होता है, अपना वर्क परफॉर्म करता है, फिर मेमोरी रिलीज कर देता है। ठीक है, तो आपके प्रोग्राम में जो सोर्स कोड लिखे हैं उसमें तो कई आपके फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो रन करते समय, ठीक है, आपका कंपाइलर ये कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि सारे फंक्शंस है, किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? तो एक लिंक एस्टेब्लिश किया रहता है। क्या बनाया रहता है? लिंक, यानी आपके प्रोग्राम में जितने फंक्शंस हैं, जितनी एक्टिविटीज है, उनके साथ लिंक एस्टेब्लिश किए रहता है रन टाइम में। और ये करने का काम कौन करता है? लिंकर। ये करने का काम कौन करता है? लिंकर। और जब जब वो फंक्शन आपके कोड में इन्वोक होता है, यूज होता है, तब तक उस फंक्शन को उठा के रैम मेमोरी में लोड करना, उसके कोड को एग्जीक्यूट करना, फिर रैम से फ्री करना, ये किसका काम होता है? लोडर का काम होता है। किसका काम होता है? लोडर का। यानी लिंकर का काम होता है लिंक एस्टेब्लिश करना, और लोडर का काम होता है, दोनों एक ही जगह पे होता है, लोडर का काम होता है, ठीक है, उस फंक्शन को जिसको इन्वोक किया गया है उसको मेमोरी में लोड करना। क्लियर? सारे फंक्शंस आपके मेमोरी में नहीं रहते हैं। रन करा रहे हैं तो आप अपने प्रोग्राम के अंदर अगर 50 फंक्शंस है तो थोड़ी मेमोरी में जाके बैठा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, बल्कि लिंकर जो है सारे फंक्शन से लिंक बनाए हुए है। जहां जहां कोड में जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं तब लोडर जा रहा है, उसको उठा रहा है, रैम में लोड कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है, फ्री कर दे। ठीक है, फिर दूसरा फंक्शन है, उसको उठा रहा है, लोड कर रहा है रैम में, एग्जीक्यूट कर रहा है, फ्री कर रहा है। ये काम हो गया आपका लोडर का। और लिंकर का काम है लिंक एस्टेब्लिश किया जाना, क्योंकि अगर लिंक ही नहीं रहेगा तो फिर फंक्शन के पास जाएगा कैसे, लोड कैसे करेगा, कैसे एक्सेस करेगा? वो तो रखना होगा लिंक। तो ये लिंकर का काम हो गया, और लोडर का काम है पर्टिकुलर टास्क को मेमोरी में लोड करना। क्लियर? ठीक है, और वो लिंकर लोडर का रोल कहाँ पे होगा? ठीक है, कंपाइलेशन के समय पे नहीं होता है, जब भी होता है कब होता है? एग्जीक्यूट। ठीक है, मतलब रन करते समय, यहाँ पे जब EXE फाइल जब रन करने लगेगा, ठीक है, अब फंक्शन सारे चीज तो अब किस में है? सारा इंस्ट्रक्शन अब किस में आ गया है? एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है, तो आपका लिंकर और लोडर का रोल यहीं पे ना होगा, OS से ही ना लिंक बना के रखना है, या इसी के अनुसार ना लोड करना है। तो लिंकर और लोडर तो यहाँ ना काम करेगा, लिखे यहाँ पे है लेकिन ये एक्चुअली में काम यहाँ पे करता है।
ठीक है, ओके, एनी डाउट? डाउट नो सर। नहीं, चलिए ठीक, ओके। अब आते हैं थोड़ा सा सी प्रोग्राम का रूल्स पहले लिख देते हैं और फिर उसके बाद सिंटेक्स लिखेंगे। बहुत सारे आप पाइथन में चीज जानते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसका रिकैप भी करेंगे। सी प्रोग्राम रूल्स में, ठीक है, एवरी इंस्ट्रक्शंस राइट इन, किसमें? सब कुछ आपको किसमें लिखना है? स्मॉल लेटर्स। ठीक है, ईच स्टेटमेंट ends with सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाना होगा आपको, ठीक है। Every C program is a function, called क्या? उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेन के नाम से। हर प्रोग्राम सी का हर एक प्रोग्राम एक फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर हजारों फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। अगर हम एक प्रोग्राम बोल रहे हैं तो प्रोग्राम रेकमेंड किसके द्वारा हो रहा है? मेन के द्वारा। क्लियर? यस सर। ठीक, C is a functional programming language. इसमें सिर्फ फंक्शन का कंसेप्ट है, इसमें प्रोसीजर का कंसेप्ट नहीं है। फंक्शन को ही प्रोसीजर जैसा हम यूज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सी क्या है? एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। सी में डेटा ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है, अलग अलग डेटा को मिला के हम अपना नया डेटा बना सकते हैं, तो सी इज ए स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है इसको, ठीक है। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, क्योंकि हम अपने अनुसार डेटा का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ठीक है, क्लियर? यस सर। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट समझते हैं, पाइथन में भी यूज किए थे। वहां इंडेंट से होता था, कॉलन मार्क होता था, ठीक है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रेफर्स बाय, हमेशा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को हम लोग ओपनिंग और किसके अंदर रखेंगे? कर्ली ब्रेसेस। इसको क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। यानी हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर में रखेंगे, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। क्लियर? ओके। कहीं पे भी जो भी ब्लॉक बनेगा, चाहे वो इफ का ब्लॉक हो, एल्स का ब्लॉक हो, फंक्शन का ब्लॉक हो, प्रोग्राम का ब्लॉक, किसी का भी ब्लॉक हो, नॉर्मल ब्लॉक हो, तो हमेशा ब्लॉक को किससे रेफर करेंगे हम लोग? कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो ये आपके कुछ सी के रूल्स हो गए जो आपको याद रखना होगा। ओके, सी के प्रोग्राम को आप लाइन बाय लाइन भी लिख सकते हैं और एक ही लाइन में भी सारे इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं।
ठीक है, एक ही लाइन में सारे इंस्ट्रक्शंस को भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर सी में हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो जो प्रोग्राम हम लिखेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा, यानी लाइन बाय लाइन ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर? ओके, लेकिन ये जो है ना, ये वाला जो तरीका है, दिस मेक्स द कॉम्प्लेक्सिटी। आपको नहीं लग रहा है कि अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, 10 लाइन 20 लाइन हो, तो ऐसे लिखेंगे तो हम ही को समझने में क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो इसलिए गुड अप्रोच है, वो गुड अप्रोच ये है, ठीक है, कि हम लोग ये वाला लाइन बाय लाइन वाला, यानी रो वाइज जो सिस्टम है, ऐसे ही हम लोग करें तो ज्यादा बेहतर है। ये कॉलम वाला सिस्टम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करेगा, लेकिन दोनों हो सकता है, इसलिए आपको दोनों बताया गया। ठीक है, हाँ, कहीं कहीं पे कन्वीनियंस में आप लिख रहे हैं ऐसे लाइन बाय लाइन, और कहीं कहीं पे आप कन्वीनियंस के हिसाब से 2 लाइन ऐड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप दोनों मिक्स करके भी लिख सकते हैं। नहीं, अगर आप लिख रहे हैं, एक पहला इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, दूसरा इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, और यहाँ पे तीसरा इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, अरे भाई थोड़ा धीरे धीरे बोलिए लोग। ठीक है, तो ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, और ये भी अलाउड है, यानी जहां जरूरत पड़े आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी रख देंगे तो भी अलाउड है। ठीक है, क्लियर? सर जैसे एक लाइन में लिखेंगे सर, हाँ, तो सेमीकोलन के साथ कुछ और भी लिखेंगे? नहीं, सेमीकोलन मतलब पहला लाइन यहाँ पे खत्म हो गया, ये दूसरा लाइन है यहाँ पे खत्म हो गया, ये तीसरा लाइन है यहाँ पे खत्म हो गया, ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट। कंपाइलर ऐसा ही समझेगा। ओके सर। यहाँ पे भी कंपाइलर वही समझा रहा है, पहला स्टेटमेंट खत्म, दूसरा स्टेटमेंट खत्म, तीसरा स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज तो सेमीकोलन से ही करेगा। ठीक है, अब आते हैं प्रोग्राम सिंटेक्स आते हैं। प्रोग्राम लिखेंगे कैसे, उसका सिंटेक्स क्या होगा, मेन तो होगा ही। इसमें पोजीशनिंग कर देते हैं। सबसे पहला नंबर जो होता है वो होता है हेडर फाइल। क्या होता है? हेडर फाइल। ठीक है, हेडर फाइल एक ऐसा फाइल होता है, ठीक है, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है? फाइल डॉट एच। फाइल डॉट एच नहीं, मतलब फाइल का नाम कुछ भी होगा, उसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट एच। दूसरा, यहाँ पे कुछ भी ग्लोबल, ग्लोबल मतलब जो सबके लिए, ग्लोबल डिक्लेरेशन अगर कोई है तो, ठीक है, इफ एनी, अगर है तो रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे। ठीक है, और तीसरा पोजीशन, ठीक है, मेन होता है, यहाँ पे फंक्शन का नाम मेन होता है, लेकिन अलग अलग वेंडर के जो आप आईडी यूज कर रहे हैं, जैसे टर्बो में आप यूज करेंगे तो वॉइड मिलेगा। क्या यूज कर सकते हैं? वॉइड। लेकिन दूसरा में कहीं यूज कीजिएगा तो वो कहेगा क्या होगा? इंट होगा। तो ये मैटर नहीं है, टर्बो में आप वॉइड यूज कर रहे हैं, इंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ और एडिटर है जो मेन के साथ इंट रखते हैं, उनको साथ वॉइड दीजिएगा तो उनको दिक्कत है। ठीक है, ओके, तो हमें वहां पे इंट लिख के ही काम करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वॉइड लिखिएगा, लास्ट में रिटर्न नहीं इस्तेमाल करेंगे, इंट लिखिएगा, लास्ट में रिटर्न इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं दोनों से आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा।
आप चाहे void लिखें या int लिखें, टर्बो में हम लोग ज्यादातर काम किससे करेंगे? void से ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है क्या? ओपनिंग ब्रेसेस। और पांचवा में आपके क्या होते हैं? स्टेटमेंट स्टेटमेंट्स, जिनके लिए आपको काम करना है। और सिक्स्थ में आपका क्या हो जाएगा? क्लोजिंग ब्रेसेस। क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ओके। अब हेडर फाइल क्या होता है? हाउ मेनी टाइम्स? ठीक,